तो बच्चों आज हम करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको समझने से पहले एक बार हम सारी बात फिर से रिव्यू करते हैं। एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा, एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर कम। तो ऑक्सीजन कहाँ चली गई? एटमॉस्फेयर से एल्वियोलाई के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? एल्वियोलाई से जिसके अंदर अब ऑक्सीजन आ गई तो इसमें प्रेशर बढ़ गया, लेकिन ब्लड के अंदर इस ऑक्सीजन का प्रेशर कम है। तो ऑक्सीजन ने क्या करा? वो एल्वियोलाई से कहाँ चली गई? ब्लड के अंदर। ठीक है, अब ब्लड के अंदर जो ये ऑक्सीजन गई, इसने क्या करा? हमने पढ़ा हीमोग्लोबिन के पास 4 चेन्स होती हैं, 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स। चारों ही चेन्स के पास होता है हीम ग्रुप, और इस हीम ग्रुप के साथ जो है ये ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन कर लेती है। ठीक है, इसके पास ये 1 2 3 और 4 हीम ग्रुप, तो 4 ऑक्सीजन बाइंड कर दी एक हीमोग्लोबिन के साथ। ऐसे ही हीमोग्लोबिन का अगर हम दूसरा एंड देखें तो यहाँ पर भी कुछ लगा हुआ होता है। अब क्या लगा होता है यहाँ पर? यहाँ पर लगा होता है ग्लोबिन पार्ट। ग्लोबिन क्या है? बेसिकली प्रोटीन, और इसके साथ ही प्रोटीन मतलब कुछ अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में भी ये जुड़ा हुआ होता है। ग्लोबिन मतलब कुछ अमाइनो एसिड्स भी इस पे लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है इस तरह से। तो अब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन आई, हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो गई, हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर पूरी बॉडी के कहां तक पहुंची? बॉडी के हर एक टिश्यू तक पहुंची। अब टिश्यू जिसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम था और ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा था, ज्यादा देखते हुए ब्लड से टिश्यूज ने क्या करा? ऑक्सीजन ले ली। कितनी? 5 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड। कितनी ऑक्सीजन टिश्यूज ने ले ली? ये हमने कल किया था। क्लियर है ना इतनी बात? यस मैम। ठीक है, तो ये टिश्यूज ने ले ली। अब टिश्यू ने क्या करा इस ऑक्सीजन का? टिश्यू ने जो ये ऑक्सीजन ली, इस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसने ग्लूकोज को तोड़ा। तोड़ के क्या बना दिया? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा? ये हम पढ़ेंगे इन ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सेल ने अब बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड बना ली। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को, क्योंकि ये पॉइजनस है हमारी बॉडी के लिए, ये तो हमारे शरीर में नुकसान पहुंचा सकती है, तो अब टिश्यूज क्या चाहते हैं कि इस कार्बन डाइऑक्साइड को निकालो और हमें और ऑक्सीजन काम करने के लिए, अपना मेटाबॉलिज्म करने के लिए दे दो। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से बाहर निकलेगी? तो कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट के बेसिकली 3 तरीके हैं ब्लड के अंदर। 3 तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है। इसको हम फिर से ऐसे लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको एल्वियोलाई तक पहुंचना है। ट्रांसपोर्ट होकर कहाँ पहुंचना है इसको? एल्वियोलाई तक। लंग्स के अंदर, लंग्स के अंदर ही होते हैं ना एल्वियोलाई, तो लंग्स के अंदर, ताकि लंग्स के थ्रू ये बॉडी के बाहर निकाल दी जाए। तो यही कोशिश करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 3 तरीके से आगे बढ़ती है। समझ लो कि 3 तरह के टैक्सेस के थ्रू जाती है। अगर हमारे पास मान लो 100 कार्बन डाइऑक्साइड है, तो परसेंटेज के हिसाब से बता रही हूं, तो सबसे ज्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड है लगभग 70% के करीब, वो किस फॉर्म में जाती है? एज बाइकार्बोनेट आयंस। कार्बन डाइऑक्साइड के बन जाते हैं बाइकार्बोनेट आयंस। बाइकार्बोनेट आयंस को हम कैसे लिखते हैं? HCO3। 70% यानी कि 100 में से
अगर 100 कार्बन डाइऑक्साइड है तो 70 कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में कहाँ आएंगी? हर एक सेल से लेकर एल्वेओलाई तक। सिर्फ जो है 22 से लेकर 25% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कंबाइन कर जाती है हीमोग्लोबिन के साथ, और हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके जो कंपाउंड बनता है उसे हम बोलते हैं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। अभी इसको सारे स्टेप्स को डिटेल में हम पढ़ेंगे। और तीसरा तरीका जिसमें 5 से 8% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है, और वो होती है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनिक एसिड। चलो देखते हैं ये कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। सबसे पहले हम लेते हैं सबसे छोटे वाला हिस्सा 5 to 8% इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनिक एसिड। ये है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो कहां से निकली है? सेल से निकली। सेल से निकलकर कहां जाती है? ये आरबीसी या ब्लड के अंदर। आरबीसी भी रहने दो अभी, चलो हम सिर्फ ब्लड की बात करते हैं। ब्लड के अंदर निकली, ठीक है। ब्लड के अंदर जाकर क्या होता है? ब्लड हमें पता है किससे बना है? प्लाज्मा से, और उसके अंदर आरबीसी भी है। डब्ल्यूबीसी का कोई काम नहीं है इसमें ट्रांसपोर्टेशन में। क्यों? क्योंकि डब्ल्यूबीसी के अंदर एक दो कई सारे न्यूक्लियस होते हैं, जगह ही नहीं है डब्ल्यूबीसी के पास। तो अगर हम कार मान लें कि हम एक आरबीसी कार है और एक डब्ल्यूबीसी कार है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैवल करके जाना है, तो डब्ल्यूबीसी ने तो साफ ही मना कर दिया मेरे पास तो जगह नहीं है, उसके पास फुल है। आरबीसी खाली होते हैं, मालूम है ना सबको। आरबीसी के पास नो न्यूक्लियस, नो माइटोकॉन्ड्रिया, कोई भी मेन सेल की ऑर्गेनली नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि आरबीसीज को अपने अंदर क्या बिठाना है? ऑक्सीजन को। इसीलिए इन्होंने अपने पास जगह खाली छोड़ी हुई है। तो या तो प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो सकती है या आरबीसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। तो प्लाज्मा की हम बात करेंगे यहाँ पर सिर्फ अभी। प्लाज्मा से कैसे ट्रांसपोर्ट होती है? प्लाज्मा जो हमने पढ़ा, प्लाज्मा बेसिकली है क्या? 92% तो वो पानी ही है, वाटर ही है। इसका मतलब जो भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल कर आई हर एक सेल में से, और सेल ने किसको दे दी? ब्लड को, कि चलो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड रख लो और हमें ऑक्सीजन दे दो, क्योंकि हमें कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं है, ये तो हमें नुकसान पहुंचाएगी। तो हर एक सेल ने अपनी कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के ब्लड को दे दी। ब्लड के अंदर जाकर कार्बन डाइऑक्साइड ने देखा कि ब्लड के अंदर तो वाटर है, और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन हो गई, और इसके कंबाइन होने के लिए एक एंजाइम की जरूरत पड़ी। उस एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। इस कार्बोनिक एनहाइड्रेज ब्लड के अंदर था, इसीलिए ही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एक दूसरे के साथ कंबाइन कर पाए, ठीक है। तो अब ये कंबाइन होकर इन्होंने क्या बना दिया? इन्होंने बना दिया एक एसिड H2CO3। H2 ये था, CO2 था, प्लस एक ऑक्सीजन और मिल गया, और इस एसिड को हम क्या बोलते हैं? कार्बोनिक एसिड। ठीक है, क्लियर है ये बात? यस मैम। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लाज्मा के वाटर के साथ मिलकर बनाती है कार्बोनिक एसिड, और इसी कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में 5 से 8% जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी वो सारी कहाँ पहुंचती है? टुवर्ड्स द एल्वेओलाई ऑफ लंग्स। ये हमने 5 से 8% कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करा दिया। थोड़ा सा आपको कार्बोनिक एनहाइड्रेज के बारे में मैं बताना चाहूंगी। कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है वो एक एंजाइम है जो प्लाज्मा में भी प्रेजेंट है और आरबीसी में भी प्रेजेंट है, लेकिन आरबीसी में इसकी अमाउंट ज्यादा है, प्लाज्मा में इसकी अमाउंट कम है। उपांशु, आप यहाँ पर जो भी ड्रॉ करोगे मुझे पता चलेगा कौन कर रहा है, सो डोंट डू दिस। मैंने आपको कल भी मना किया था। प्लाज्मा एंड आरबीसी।
अब जो प्लाज्मा में ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस कम है, इसका मतलब प्लाज्मा में कार्बोनिक एसिड भी कम बनेगा इन कंपैरिजन टू आरबीसी। प्लस ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस को एक्टिव होने के लिए, यानी कि ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस अच्छे से काम कर पाए, काम क्या करना है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाना है। इस काम को करने के लिए इसको चाहिए जिंक। तो जिंक इज द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जिससे कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस बना है और जिसकी वजह से वो एक्टिवेट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाकर कार्बोनिक एसिड बना देता है। तो इस तरह से 5 से 8% हमारी कार्बन डाइऑक्साइड हर एक बॉडी के सेल में से जो बनी थी वो निकल कर कहां पहुंच गई, टू द एल्वेओलाई ऑफ लंग्स। तो ये हमने फर्स्ट स्टेप देख लिया इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनिक एसिड। दूसरे की बात करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, जो कि 22 से 25% है। कार्बन डाइऑक्साइड जितनी प्लाज्मा ले सकता था उसने ले ली, बाकी की कार्बन डाइऑक्साइड कहां चली जाती है, बाकी की कार्बन डाइऑक्साइड जाती है इनटू द आरबीसी। और आरबीसी के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करती है एंड इट फॉर्म्स कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, मैंने नोट्स में इसके कुछ वो केमिकल फॉर्मूलाज भी लिखे हैं। कार्बन अगर आपको नहीं याद होते तो ये बायोलॉजी है, आपको वो लिखने की जरूरत नहीं है रिएक्शंस। आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीमोग्लोबिन इज इक्वल टू कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन के साथ मिला। अब हीमोग्लोबिन के कौन से पार्ट के साथ मिला, मैं आपको फिर से एक बार स्ट्रक्चर की तरफ वापस लेके जाती हूँ। हीम पार्ट के साथ कौन जुड़ती है, ऑक्सीजन, और ग्लोबिन पार्ट के साथ कौन जुड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोला था मैंने आपको कि 4 चेन्स होती है हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के अंदर, 4 प्रोटीन की चेन्स है। तो अल्फा, प्लीज स्विच ऑफ योर माइक, पांशु अपना माइक बंद करो। ठीक है, 4 चेन्स होती है हीमोग्लोबिन की, 2 अल्फा और 2 बीटा, और ये चारों ही चेन्स के एक तरफ लगा होता है हीम ग्रुप और एक तरफ लगा हुआ होता है ग्लोबिन पार्ट। जो ग्लोबिन है वो क्या है, बेसिकली प्रोटीन है, यानी कि अमाइनो एसिड है। तो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन इसका कहां से ज्वाइन करता है, ग्लोबिन पार्ट से, अमाइनो एसिड पार्ट से, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन के अमीनो पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड ने कंबाइन किया है। यहाँ पर कितनी कार्बन डाइऑक्साइड ने, जितनी टोटल बनी थी उससे 22 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। क्लियर है बच्चों इतना, ये फर्स्ट और ये सेकंड दोनों तरीके क्लियर हो गए। ठीक है, अब चलते हैं तीसरी चीज पर जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। पूरे प्रोसेस को मैं आपको इस तरह से दिखाती हूँ कि ये है आपके पास एक आरबीसी, ये मैंने बनाया है एक आरबीसी, और ऑब्वियसली इस आरबीसी के बाहर यहाँ पर सारा क्या होगा, ये है प्लाज्मा। ठीक है, ब्लड के अंदर एंटर की थी ना कार्बन डाइऑक्साइड, प्लाज्मा के अंदर गई, तो मैंने बोला कुछ आरबीसी के अंदर जाएगी। प्लाज्मा के अंदर जाकर क्या हो रहा था, प्लाज्मा के अंदर जाकर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर क्या बना रही थी, कार्बोनिक एसिड। लेकिन ये जो कार्बोनिक एसिड बनाने के लिए जो एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, मैंने आपको बोला कि ये प्लाज्मा में कम है, आरबीसी में ज्यादा है। इसीलिए क्या होगा, ये जो कार्बोनिक एसिड है ये आरबीसी के अंदर भी ऐसे ही बनेगा। कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलकर क्या बना देंगे, H2CO3, दैट इज कार्बोनिक एसिड।
अगेन इसमें एंजाइम कौन सा लगेगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जिंक कंटेनिंग एंजाइम। अब अंदर जाके आरबीसी में कार्बोनिक एसिड के साथ क्या होता है, ये जो कार्बोनिक एसिड है ये फिर से टूट जाता है इनटू हाइड्रोजन आयंस एंड बाइकार्बोनेट आयंस। प्लाज्मा के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी के अंदर आई, वाटर के साथ मिली, क्या बना दिया, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड फिर से टूट गया इनटू हाइड्रोजन एंड बाइकार्बोनेट आयन। क्योंकि एंजाइम प्लाज्मा में कम था, आरबीसी में ज्यादा, इसीलिए ये रिएक्शन अंदर आकर और तेजी से ज्यादा कार्बोनिक एसिड बना देता है। अब जो बाइकार्बोनेट आयंस थे, इनकी अमाउंट जो है आरबीसी के अंदर बढ़ने लग गई। बाइकार्बोनेट ज्यादा मतलब ज्यादा अल्केलाइन कंडीशन होने लग गई। सारा जो यहाँ का बैलेंस था आरबीसी का वो सारा डिस्टर्ब होने लग गया, ज्यादा बाइकार्बोनेट आयंस की होने की वजह से। तो आरबीसी ने क्या करा, इस बाइकार्बोनेट को बाहर निकाल दिया, बाइकार्बोनेट आयन को बाहर निकाल दिया। अब मैंने आपको बोला कि अल्कलिनिटी बढ़ गई, है ना, लेकिन साथ में एसिड यानी कि हाइड्रोजन आयन को हम एसिड ही मानते हैं, ये भी तो बन रहा था ना, तो भी बाइकार्बोनेट आयन ने अल्कलिनिटी कैसे बना दी, क्योंकि जैसे ये हाइड्रोजन आयंस बनते हैं ना, साथ के साथ ये हाइड्रोजन आयंस हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर लेते हैं और बना देते हैं HHB यानी कि हीमोग्लोबिनिक एसिड। जैसे हाइड्रोजन आयंस बनते हैं ये हीमोग्लोबिन के साथ बनकर क्या बन जाते हैं, हीमोग्लोबिनिक एसिड, जो कि एक वीक एसिड है। ये ज्यादा एसिडिटी जो है वो नहीं कर पाता है किसी भी मीडियम की। बच गए कार्बोनेट आयंस, ये तो किसी साथ कंबाइन ही नहीं हो रहे, इसीलिए अंदर का सारा एनवायरमेंट खराब हो गया, आरबीसीज और ब्लड का पीएच बदलने लग गया। इस चीज को ओवरकम करने के लिए, इस चीज से दूर होने के लिए आरबीसी ने क्या करा, धक्का मार के बाहर निकाल दिया किनको, बाइकार्बोनेट आयंस को। कहां भेज दिया, इन द प्लाज्मा। लेकिन अब किसी से कुछ लिया है तो बदले में उसको कुछ देना भी तो पड़ेगा। अगर प्लाज्मा ने बाइकार्बोनेट आयन लिए तो वो कहता है मैं मुफ्त में तो नहीं रखूंगा, बदले में कुछ दूंगा। तो प्लाज्मा के अंदर होता है सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम क्लोराइड जो है कन्वर्ट हो जाता है इनटू सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस। ये जो क्लोराइड आयंस हैं ये बचे पड़े होते हैं और प्लाज्मा कहता है कि जितने मुझे बाइकार्बोनेट आप दोगे उतने में क्लोराइड आयंस आपको अंदर दे दूंगा। आरबीसी और प्लाज्मा के बीच में लेन देन शुरू हो जाती है। प्लाज्मा आरबीसी को कहता है जितने मेरे पास तू बाइकार्बोनेट आयन भेजेगा ना उतने ही मैं तेरे को क्लोराइड आयन वापस भेज दूंगा, फ्री में नहीं रखने हैं मुझे। तो क्लोराइड आयंस अंदर आ गए और इस पूरे प्रोसेस को हमने एक नाम देना है, इसको हम बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। कि प्लाज्मा से आरबीसी के अंदर क्लोराइड आयंस का आना क्या कहलाता है, क्लोराइड शिफ्ट। इस क्लोराइड शिफ्ट एक साइंटिस्ट थे हैम्बर्गर, उन्होंने डिस्कवर किया था, इसीलिए इसको हैम्बर्गर्स फिनोमिना भी बोलते हैं, आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट। ठीक है, तो क्लोराइड आयंस का शिफ्ट होना कहां से, प्लाज्मा से लेकर आरबीसी तक, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोराइड शिफ्ट। अब बचे सोडियम आयंस। अब ये सोडियम आयंस क्या करते हैं, सोडियम आयंस कहते हैं हम भी फ्री हैं, बाइकार्बोनेट आयंस कहते हैं हम भी फ्री हैं। तो यहाँ प्लाज्मा में सोडियम आयंस और बाइकार्बोनेट आयंस आपस में मिल जाते हैं और क्या बनाते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है अब ये ही एज इट इज ही रहेगा प्लाज्मा में, यानी कि ब्लड के अंदर, ब्लड के प्लाज्मा के अंदर एज इट इज ट्रेवल करेगा। ट्रेवल करते करते जो ये सोडियम बाइकार्बोनेट है ये ब्लड के थ्रू ट्रेवल करते करते कहाँ पहुंचेगा, एल्वुलाई की कैपिलरीज के अंदर। ये मैं बना रही हूँ एल्वुलाई और ये रही एल्वुलाई की कैपिलरीज।
तो ये एल्वेओलाई की कैपिलरीज के अंदर पहुंच गया। अब यहां पर क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। यहां पर आकर जो ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, यहां पर आकर ये सोडियम बाइकार्बोनेट फिर से स्प्लिट हो जाता है। सोडियम अलग, बाइकार्बोनेट अलग, फिर बाइकार्बोनेट और स्प्लिट हो जाता है ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो अब ये जो ब्लड वेसल्स हैं इनके अंदर जब ये सारी स्प्लिटिंग हो गई तो यहाँ पर क्या बढ़ गई, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ब्लड वेसल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया। एल्वोलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, कम है। तो अपने आप कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चली जाएगी, एल्वोलाई के अंदर। कहाँ से, ये जो पतली पतली ब्लड वेसल्स हैं, कैपिलरीज हैं, एल्वोलाई के ऊपर लगी हुई है, वहां से। ठीक है, तो फिर एल्वोलाई इसको ट्रेकिया के अंदर और ट्रेकिया के थ्रू ब्रीथ आउट, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाएगा। हाँ जी, समझ में आया? यस मैम। इसमें एक और आता है हार्डिंग इफेक्ट, चलो आज नहीं करते, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इसको।